नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों, मैं बेसिक की शिक्षिका वंदना अग्रवाल अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 मॉड्यूल जारी किए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और जिनका प्रयोग करके हम अपने कक्षा शिक्षण को और ज़्यादा उपयोगी और बच्चों के लिए लाभदायक बना सकते हैं। तो जो 3 मॉड्यूल जारी किए गए हैं उनमें से एक है आधारशिला, दूसरा है ध्यान आकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। तो आज मैं आप सभी के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के कुछ व्याख्या और सब पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसमें क्या क्या बताया गया है, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है क्या। तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल एक अधिगम आधारित शिक्षण पर आधारित मॉड्यूल है जिसके 4 भाग हैं। विभिन्न जिलों में जो क्विज आयोजित किए जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो इसमें कुल 4 भाग हैं, जिसमें भाग 1 में इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण बताए गए हैं। भाग 2 में लर्निंग आउटकम एवं उसके आकलन से संबंधित लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन और ध्यान आकर्षण शिविर के बारे में बताया गया है। भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु विभिन्न रणनीतियाँ और तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि भाग 4 में कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 4 के विभिन्न विषयों के संबंधित प्रपत्र हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो भाग 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल किस पर आधारित है। तो ये अधिगम आधारित शिक्षण है। अब हम इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो देखिए, बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, और भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। ये कोठारी आयोग में कहा गया है। कई जिलों के क्विज में ये प्रश्न पूछा गया है कि यह लाइन कहाँ पर वर्णित है। तो ये 1964-66 में जो कोठारी आयोग आया था, ये लाइन वहाँ से ली गई है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS के शोध अध्ययन से ये पता चला है कि जो हमारी कक्षाओं के बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग आउटकम है वो अपेक्षा अनुरूप नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण बच्चों का अधिगम स्तर वह नहीं है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बच्चे अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है, यानी हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। कुछ जल्दी सीखते हैं तो कुछ देर से सीखते हैं। कई बार जिसे हम तेज बच्चा समझते हैं वो किसी अन्य क्षेत्र में पीछे भी हो सकता है, और जबकि जो कमज़ोर बच्चा होता है वह किसी अन्य क्षेत्र जैसे कि खेल, तैराकी या गायन आदि में आगे भी हो सकता है। तो हमें बच्चों को कमज़ोर या तेज में विभाजित नहीं करना है, बल्कि हमें ये देखना है कि किसी विषय में बच्चे का अधिगम स्तर क्या है। अब बात करते हैं कि यह मॉड्यूल किस कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की चर्चा करता है। तो यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक के कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आदि के लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को शिक्षकों के लिए मददगार करने, अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार है। इसकी आवश्यकता क्यों है? अधिगम आधारित शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अपनी कक्षा और आयु के अनुसार
उतना नहीं सीख पाते या तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त करते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे भी कम उनका परीक्षा परिणाम रहता है। शिक्षक द्वारा अलग अलग शैक्षणिक प्रयास किए जाते हैं, अलग अलग विधियों द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, किंतु फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ कठिनाई रहती है। जैसे कि कई बार वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, कहीं उन्हें शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, तो कहीं कहीं पे बच्चों को बोलने में काफ़ी उच्चारण में या बोलने में बहुत अशुद्धियाँ वो दिखाते हैं। कई बार बच्चों को बातचीत करने में झिझक महसूस होती है। इसी प्रकार गणित में अंकों और चिन्हों की पहचान या फिर संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम को समझने जैसी अशुद्धियाँ वो कर पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक ध्यान आकर्षण तकनीक को अपनाया गया, जिससे कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस ध्यान आकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि जो कक्षा शिक्षण के अनुसार कक्षा के स्तर के अनुरूप जो भी हमने अवधारणाएं या कौशल बनाए हैं, उनको सीखने में अगर बच्चों को कठिनाई होती है तो हम उसको कैसे दूर करें। जैसे कि जो अधिगम स्तर प्राप्त ना कर पाने के जो कारण हैं वो हैं जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, या फिर कभी कभी अध्यापकों का व्यवहार। अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी इसका एक प्रमुख कारण माना गया है, और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना भी। कई बार क्या होता है कि जो शिक्षक हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक समझाने का, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे उसको उतना नहीं समझ पाते जितना हम प्रयास करते हैं। इसके प्रमुख कारण जो इस मॉड्यूल के अनुसार हैं वो हैं माता पिता की शैक्षिक स्थिति, यानी कि टीचर ने तो स्कूल में पढ़ा दिया बट बच्चों को घर पे जाके वो माहौल नहीं मिल पाता कि वे उसका रिवीजन कर सकें। दूसरा है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे जो घर का माहौल है वो बच्चों के शैक्षिक स्तर का बिल्कुल नहीं होता, यानी वहाँ पे हमेशा झगड़े कलह लड़ाई होते रहते हैं, जिसके कारण बच्चों का अधिगम स्तर प्रभावित होता है। तीसरा कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। कई बार अध्यापक का कुछ कठोर व्यवहार ऐसा होता है जिससे बच्चे डर जाते हैं और कुछ भी पूछने में झिझक महसूस करते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी वो हाँ में सर हिला देते हैं। और चौथा कारण है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, यानी कि कुछ बच्चों की सुनने बोलने की क्षमता में कुछ कमी होती है, या फिर वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कुछ अपंग होते हैं, जिसकी वजह से वो उतना नहीं सीख पाते। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इसकी चर्चा की गई है भाग 2 में। सबसे पहले इसमें बात की गई है लर्निंग आउटकम और आकलन के बारे में। भाई लर्निंग आउटकम क्या है? जो भी हमने बच्चे को सिखाया, बच्चा जिस कक्षा में है उसके अनुरूप उसको क्या क्या आता है, यही लर्निंग आउटकम है। तो लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है, परिणाम मीन्स दक्षताओं से है, जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यानी कि जो लर्निंग आउटकम है ये एक परिणाम आधारित लक्ष्य है, और ये बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही रूप से करता है। अब हम इसमें किस किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, लर्निंग आउटकम की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से कैसे समझा जा सकता है। नंबर 1, लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। दूसरा, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग शिक्षण विधियों, नवाचारों और आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और तीसरा है कि बच्चों को जानने, समझने और पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। जैसे कि कक्षा 1 के बच्चे के कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम हैं, जैसे बच्चे परिवेशीय ध्वनि, बोली, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं, या फिर बच्चे 2 अक्षर वाले शब्द जैसे पा, गा, पग, पर, ज, ग, जग, इनको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं।
बच्चे वर्ण या अक्षर की आकृति को पहचानते हैं और वो बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं और बच्चे वर्णों और अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। अगर बच्चा ये सब कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि वो कक्षा 1 के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम को पूरा कर रहा है। इसी प्रकार हम कक्षा 3 के बच्चों को इबारती प्रश्न हल करना सिखाते हैं। तो अगर कोई बच्चा सामान लेने बाज़ार गया और वहाँ से उसने अपने लिए हुए सामान को सही प्रकार से जोड़कर उसकी कीमत को और अपने पैसों का हिसाब लगा लिया कि मैंने इतने रुपए दिए हैं, इतने का मैंने सामान खरीदा, तो मुझे वापस इतने रुपए मिलने चाहिए। अगर वो ये प्राप्त कर चुका है, ऐसा वो कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। तो लर्निंग आउटकम हमें ये बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग गैप। अब ये लर्निंग गैप क्या है? तो भाई लर्निंग गैप एक ऐसा गैप है जैसे कि किसी कक्षा के लिए जो भी निर्धारित लर्निंग आउटकम हैं वो और जो वास्तव में बच्चे ने प्राप्त किए हैं उनके बीच का अंतर ही लर्निंग गैप कहलाता है। हम कैसे पता करते हैं कि बच्चे ने निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया है या नहीं? तो सामान्यतः हम सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के 70% मार्क्स आए, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे ने अपने कोर्स के 70% को समझ लिया है, यानी उस कोर्स की 70% जो मात्रा है वो उसको अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन क्या इससे हम ये बता सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं? सामान्यतः हम उसके इस असेसमेंट से ये नहीं जान सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने बच्चों का चिन्हांकन करना होगा, और वो कब करना होगा? शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब बच्चे किसी नई कक्षा में आए, कक्षा 3 से लेकर 8 तक की बात इस मॉड्यूल में की गई है, तो हम एक आरंभिक परीक्षण करेंगे जिससे हम बच्चे का वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाएंगे और फिर हम उसके अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बच्चा जिस कक्षा में आया है, मान लो कोई बच्चा कक्षा 5 में आया है, तो कक्षा 4 तक उसको जो जो लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे कक्षा वाइज, कि कक्षा 1 के बच्चे के अनुरूप उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए, कक्षा 2 के अनुसार ये, 3 के अनुसार ये और 4 के अनुसार ये। उसके बाद फिर हम उसमें प्रश्न बनाएंगे उनसे रिलेटेड, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्न शामिल होंगे। इसमें 20% प्रश्न ज्ञानात्मक होंगे, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। लेकिन यह भी आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो, जिससे कि बच्चे उन्हें आसानी से कर सकें। अब हमें इसमें क्या ध्यान देना है? प्रश्न पत्र हमने बना लिया लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रश्न जिस लर्निंग आउटकम पर आधारित है उसकी एक सूची पहले से ही बना लेंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भी दी गई है कि कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव होंगे, और 6 to 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें से 20 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव और 5 होंगे सब्जेक्टिव। तो इस प्रकार इनका जो पूर्णांक होगा वो प्राथमिक स्तर पे 45 और उच्च प्राथमिक स्तर पे 75 होगा, और दोनों ही स्तर पर सभी प्रश्नों के 3 अंक होंगे। ध्यान रखिए, प्रश्नों के जो अंक होंगे वो 3 होंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कक्षा के माहौल को हल्का फुल्का बना लेंगे, जिससे कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनका कोई टेस्ट हो रहा है या पता नहीं इसके बाद उनको फेल या पास किया जाएगा या उनका क्या होगा। और इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे कि बच्चे एक दूसरे की नकल ना कर सकें। सबसे बड़ी बात, हमें बच्चों को कोई भी प्रश्न पढ़कर नहीं सुनाना है, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि बच्चा उस प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहा है या नहीं। अगर सभी बच्चों को देने के लिए हमारे पास प्रश्न पत्र नहीं है तो हम श्याम पट पर सभी प्रश्नों को साफ साफ लिख देंगे, जिससे कि बच्चे आसानी से उनको पढ़ सकें और पढ़ के उनका उत्तर लिख सकें।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उन बच्चों को अंक प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे? 0, 1, 2 या 3। ये काम हम सिर्फ 2 दिनों के अंदर कर लेंगे। जब हमने टेस्ट लिया उसके 2 दिन के अंदर ये काम हमें कर लेना है। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले उसका अर्थ है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। लेकिन जिसमें उसे 1 या 2 मिले हैं तो उसमें वो आंशिक रूप से प्राप्त हैं, लेकिन जिसमें उसे 0 मिले हैं वो उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। तो इस तरीके से हम उन बच्चों की एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन सा लर्निंग आउटकम बच्चे को पूरी तरह से आता है, कौन सा बिल्कुल भी नहीं आता है और कौन सा उसको आंशिक रूप से आता है। इस तरीके से हम उनके 3 ग्रुप बना लेंगे, A, B और C। उसके बाद फिर हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की आगे की टीचिंग कराएंगे। और ये जो ध्यान आकर्षण शिविर होगा, यानी कि हमें लगभग 50 दिन तक बच्चों को उन्हीं लर्निंग आउटकम्स की शिक्षा देनी है और ये काम लगभग हमें 50 दिन करना है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम आधारभूत शिविर या ध्यान आकर्षण शिविर के नाम भी दे सकते हैं। इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ध्यान आकर्षण शिविर की अवधि कितनी है, तो वो है 50 डेज। तो अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब हमने सत्र के प्रारंभ में ही अपने बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो हम 50 दिन लगभग 2 माह तक कार्य करेंगे, जिसे हम ध्यान आकर्षण शिविर कहेंगे या कार्यशाला कहेंगे। और फिर 50 दिनों के वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य ना करके हम सिर्फ चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये 50 डेज का हमारा ये कार्यक्रम हो गया। उसके बाद शैक्षिक सत्र के दौरान, यानी कि जब हम सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करते हैं, जिससे कि हम निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सकें। इस तरीके को हम कहते हैं रचनात्मक आकलन, यानी कि हम बच्चों की प्रगति का जो निरंतर आकलन करते रहते हैं उसे रचनात्मक आकलन के नाम से जाना जाता है। और यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें हम किस प्रकार सुधार या फेरबदल करके अपने शिक्षण के तरीकों में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसे हम सीखने के लिए आकलन या फिर असेसमेंट्स फॉर लर्निंग भी कह सकते हैं। इस प्रकार जब हमने बच्चों की कठिनाई के बिंदु का पता लगा लिया तो हम समय रहते ही उनका निराकरण भी कर सकते हैं और बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो गतिविधि है निरंतर चलती रहती है, उसमें हम निरंतर सुधार करते रहते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, इसलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे ये 2 भाग कंप्लीट हो गए हैं। बाकी बचे 2 भागों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।